आज हम आज के महत्वपूर्ण लेखक कुमार अम्बुज जी पर बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। अम्बुज जी, जी आपकी कहानियों पर बातचीत करना जी मेरे लिए सुखद है। जी आपकी रचना धर्मिता की जो व्यापकता है उस पर दो शब्द कहना मुझे ज़रूरी लगता है। आपको एक कवि के रूप में हम सब जानते हैं। आपके कई संकलन हैं और उनमें से अधिकांश मैं समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी अधिकांश कविताएं पढ़ चुका हूँ और कहानियाँ पूरी पढ़ चुका हूँ। पर इसके अलावा भी आपने जो पुस्तिकाएं लिखी, विशेषकर अवकाश, मनुष्य का अवकाश, हाँ मनुष्य का अवकाश, उसको मैं इसलिए याद कर रहा हूँ कि आपके कहानी संकलन मजाक पर जब मूल रूप से हम अपनी बातचीत को केंद्रित कर रहे हैं तो उस अवकाश की बात बार बार कहानियों में भी आती है। जब आपने कहानी के क्षेत्र में प्रवेश किया तो सबसे पहले मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपकी जीभी कहानी पढ़ी थी जी, और एक कहानी और जो मुझे बेहद पसंद आई, कौआ जी जी। या कौवे, ऐसे ही कोई उसका शीर्षक था। मैं कौआ देखना चाहता हूँ। हाँ, मैं कौआ देखना चाहता हूँ। आप मुझे करेक्ट करते चलिए। नहीं नहीं, करेक्ट करने वाली नहीं है। तो ये दोनों कहानियाँ जब मैंने पढ़ी तभी मुझे ऐसा लगा कि एक नए मुहावरे की कहानियों से मैं परिचित हो रहा हूँ और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में आपकी कहानियाँ महत्वपूर्ण हैं। मैं थोड़ी सी बात इन दो कहानियों पर ही संक्षेप में करना चाहता हूँ कि कौआ कहानी, मैं केवल नाम ले रहा हूँ, कौआ कहानी ऐसी कहानी है जिसको पढ़कर लगता है कि जैसे हमारे भारतीय जीवन की सुबह हमसे छीन ली गई है और इसलिए वाचक जो है वो कौवे को किस तरह देखता है ढूंढने निकल पाता है। और दूसरी छोटी कहानी जीभी कहानी भी ये जाहिर करती है कि आज का संपूर्ण जो पूंजीवादी माहौल है इसने दुनिया को एक बाज़ार में बदल दिया है। वहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें तो हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है या अनिवार्य नहीं है जी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं लेकिन बाज़ार से गायब होती जा रही हैं। जी, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि कविता के क्षेत्र से उतरकर जी। इन दो कहानियों के माध्यम से आप साहित्य में या कथा साहित्य में प्रवेश करते हैं तो इसकी ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई? जी देखिए, दो कहानियाँ अलग प्रकृति की आपने जिक्र की और पहली कहानी मेरे पहले संग्रह इच्छाएं में संकलित है। हाँ, और दूसरी कहानी जीभी मजाक संग्रह में है जो आज का विषय है। देखिए, इच्छाएं जो पूरा संग्रह है वो कुछ बातों को लेकर अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है। उस समय जो चीज़ें मेरे मन में सक्रिय थीं, बहुत सारी कॉमन होती हैं लेकिन कुछ खास बात होती है। इससे मुझे ये लगा कि हमारी सभ्यता में, समय और समाज में लगातार जो हमारी हार्मोनल इच्छाएं हैं वे या तो आपराधिक होने के लिए अभिशप्त हैं और या वो अनैतिक होने के लिए अभिशप्त है। यह एक ऐसा समुच्चय है, यह एक ऐसी मुश्किल है कि इसको डिकोड करना, इस पर बातचीत करना, इस पर सोचना और उस पर लिखना एक चुनौतीपूर्ण भी था और ये एक नई प्रविधि की मांग भी करता था कि आप इच्छाओं पर कैसे कहानी लिखें। जैसे आपकी इच्छा ही कि आपको कौवे नहीं दिखे बहुत दिनों से। अब ये पर्यावरण की समस्या भी है, हमारी सामाजिक समस्या भी है और हर पर्यावरण की और सामाजिक समस्या अंततः राजनीतिक समस्या भी होती है।
क्योंकि इनके साथ जो कुछ भी राजनीति पेश आती है जिस दृष्टि से, वो हमारी मानवीय मूलभूत इच्छाओं को प्रभावित करता है। और मनुष्य होने के नाते हमारी नाना प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं जो भौतिक दूसरी इच्छाओं से परे होती हैं, लेकिन वो मनुष्य को संपूर्ण बनाने में मदद करती हैं। उसको लेते हुए जब मैंने देखा कि हमको कौवे नहीं दिख रहे हैं बहुत दिनों से, तो उसकी खोजबीन जब आप करते हैं तो आपने पढ़ा है उस कहानी में, देखा होगा कि वो हमारी विभिन्न सामाजिक संबंधों पर जाकर भी उनके निष्कर्ष निकलते हैं। और जो दूसरी जीवी कहानी है वो तो पूंजीवाद का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। पूंजीवाद तो एक बहुत बड़ा राक्षस है, और ये कहा गया है कि जब आप राक्षस से निपट नहीं पाते हैं तो फिर आपसे कहा जाता है कि आप इससे कुछ दयालुता की उम्मीद करें, कि ये थोड़ी बहुत हम पे दया दिखाए, थोड़ी करुणा दिखाए। और ये बड़ी विडंबना है, बड़ा अंतर्विरोध है कि आप पूंजीवादी राक्षस से या पूंजीवाद नुमा राक्षस से आप लड़ने के बजाय उससे किसी निवेदन में, किसी अपेक्षा में, किसी दया की आकांक्षा में फंस जाते हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से आपकी कहानियों में ये अन्य जगह भी है, अन्य कहानियों में भी ये बात है। जीभी कहानी छोटी होते हुए एक बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन वो पूरा एक दरवाज़ा खोलती है और एक पूंजीवादी जो प्रवाह है जिसमें मनुष्य की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं है, वो खोलती है। देखिए, अभी मैंने संगत कार्यक्रम में आपकी बातचीत सुनी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कहानियों के सूत्र को पकड़ने में कविताओं पर आपने जो बातचीत की है वो सहायक है। जी। आपने एक वाक्य कहा, बहुत ज़रूरी वाक्य है, मैं इसी संसार में, इसी संसार से, इसी संसार के लिए। यानी आपका लेखन बिल्कुल अपने समकाल और उसके आसपास का जो समय है उससे जुड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी ऐसी वायवीय चीज़ पर बातचीत नहीं करना चाहते, या अपनी कहानियों में केवल अति दार्शनिकता या अति भावुकता से आप बचते हैं। तो जैसे आपने ये लिखा है कि एक पुस्तिका है दूसरी, कि क्या हमें चुप रहना चाहिए। जी। तो ये छोटा सा वाक्य है, लेकिन ये पूरे के पूरे हमारे परिदृश्य के खूनी मंजर को व्यक्त करती है। तो जब आप ये कहते हैं इसी संसार में, इसी संसार से, इसी संसार के लिए, तो क्या आप एक छोटा सा काल लेते हैं अपनी रचनाओं में, और क्या उसके प्रति आकृष्ट हैं आप कि उस छोटे काल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कहानियों में लेना चाहते हैं? देखिए, संसार शब्द अपने आप में छोटा हो ही नहीं सकता। संसार से मतलब उसकी जो जब से उत्पत्ति हुई है और उसके बाद सभ्यताओं के जो विकास हुआ है, मनुष्य का अस्तित्व आया है, जिसको हम इवोल्यूशन थ्योरी बोलते हैं, उसके पहले से संसार शुरू है और आज तक चल रहा है। तो संसार हमारा पूरा भूतकाल है, पूरा प्रागैतिहासिक काल भी है, हमारा निकट का अतीत भी है, दूरस्थ अतीत भी है, वर्तमान भी है, और उससे भविष्य जुड़ा है। तो संसार अपने आप में सीमित नहीं है। हाँ, ये होता है कि हमारे सामने जो रियलिटी है, देखिए कामू जो एक बहुत बड़े लेखक हैं, दार्शनिक भी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि गिवन रियलिटी, जो यथार्थ आपको दिया गया है, यथार्थ आपके सामने है, उसका विरोध करना लेखक का मूल धर्म होता है। पर इसका एक दूसरा पक्ष भी है, केवल विरोध ही नहीं, उस रियलिटी के कितने रूप हो सकते हैं। एक बहुत आप चूँकि फिल्मों में भी दिलचस्पी रखते हैं, तो कुरोसावा ने एक फिल्म बनाई है जो बहुत प्रसिद्ध फिल्म है, राशोमोन। तो राशोमोन में जो कहानी है, जो फिल्म है, वो अकुतागावा एक बहुत बड़े राइटर है, उनके ऊपर लिखी गई है, उनकी कहानी के ऊपर बनाई गई है। उसका आशय केवल ये है कि सत्य एक नहीं होता,
सत्य के पर्सपेक्टिव होते हैं। यदि एक ही विषय पर 20 लोग कहानी लिखें, विषय एक होते हुए भी 20 कहानियाँ हो जाएंगी। उसके आयाम भिन्न होंगे, उनकी देखने की दृष्टि अलग होगी, सबके अनुभव अलग होंगे, सबके संवेदनाओं के स्तर अलग होंगे। सबसे बड़ी बात, वो एक ही चीज़ को कई कोणों से देख रहे होंगे। और ये महाभारत भी हमको बताता है, ये रामचरितमानस भी हमको बताता है। रामचरितमानस के रामायण के 300 संस्करण मिलते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, और 300 संस्करण एक होते हुए भी भिन्न हैं, क्योंकि उनके देखने का तरीका अलग है, उनको लिखने वाले के सोचने की दृष्टि अलग है। तो सत्य को, रियलिटी को, संसार को देखने के हमारे पास जितने कोण हैं, जितने आयाम हैं, वो सब एक लेखक के लिए वरेण्य हैं, चुनौती हैं, और वो उसका काम का हिस्सा है। यही है। एक चीज़ मुझे आपकी कहानियों में या पूरी रचनाओं में जो बहुत सुस्पष्ट दिखलाई देती है कि वैज्ञानिक दृष्टि से आप कभी हटते नहीं, वो विचलन मुझे कहीं दिखलाई नहीं देता, और ये आपकी रचनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अलावा एक चीज़ मुझे और लगती है, मैं फिर कहानियों पर आता हूँ, एक चीज़ और भी दिखलाई देती है कि ज्ञान की जो अन्य धाराएं हैं, उनका इस्तेमाल आप करते हैं अपनी रचनाओं में, कहानियों में, मतलब होम्योपैथी का, वनस्पति शास्त्र का, कानून की धाराओं का। ये मुझे लगता है कि आपकी रचनाओं में दिखलाई देता है, और ये एक विरल गुण है, ऐसा मुझे लगता है, कि जहाँ अपने को व्यक्त करने के लिए रचनाकार बहुत ज्ञान की अन्य शाखाओं तक भी पहुँचता है। जी, ये तो है ही। मुक्तिबोध का महान वाक्य है कि आपकी यात्रा जो है संवेदनात्मक ज्ञान से ज्ञानात्मक संवेदना तक जाती है, और ज्ञानात्मक संवेदना के बिना साहित्य का और लेखक का दोनों का विकास नहीं हो सकता, या उसमें एक बाधा पैदा हो जाती है। लेकिन देखिए, लिखने में आवेग, अनुभव, अनुभूति, संवेदना, स्मृति, ये सारी चीज़ें काम करती हैं, और साथ में विचार माने दृष्टि, इसके बारे में हमने संक्षेप में बात की कि हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, और इनके साथ एक खास तरह का धीरज जो रचनाकार ही जानता है। कहते हैं कि उस धीरज को आप बताएंगे तो फिर उस संगीतज्ञ की तरह हो सकते हैं कि वो पियानो पर सही जगह उंगली भर रखना है, कुंजी तो अपने आप दब जाएगी, आपको आपकी उंगली सही जगह तक पहुंचाना है। तो इन सब का जो मिश्रण है, तो ज्ञान को आप लाते नहीं हैं, आपके वो अनुभव के दायरे में आ चुका है, आपके निरीक्षण के दायरे में आ चुका है, आपकी संवेदना से उसकी क्रिया प्रतिक्रिया हो चुकी है, तो वो एक तरह से आपके अवचेतन में वो चीज़ें रहती हैं। लेकिन वो सहज रूप से आया रचना में, वो सहज रूप से ही आना चाहिए। नहीं तो आरोपित हो जाएगा, और आरोपित जब होगा तो उसके साथ गुथ नहीं पाएगा, वो उसके साथ उसका सम्मिश्रण नहीं हो पाएगा, जो कि एक संपृक्त घोल बनना चाहिए। अनिश्चित तो वो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि बहुत इरादतन तो नहीं होती, सजग हो सकती हैं कई जगह, लेकिन अधिकांश जगह तो वो अचेतन में घटती हैं। आप उसको बाद में देखते कह रहे ऐसा हो गया, और यही नियम है कि रचना के लिए एक नियम कहा गया है ना, संसार में सर्जना का एक ही नियम है कि उसका कोई नियम नहीं है। हाँ, क्योंकि संसार और समय असीमित है, काल असीमित है, इसलिए कोई नियम हम उसके बहुत रचना पर कोई एक विशेष नियम, कोई विशेष वाद नहीं लादा जा सकता, किसी भी सर्जना पर नहीं, किसी भी सर्जना पर। अब मैं आपकी कुछ उन कहानियों पर चर्चा करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। आपकी एक कहानी है, और प्रमुख कहानी है, गुम होने की जगह। ये गुम होने की जगह है, बहुत दूर तक इसका अर्थ जाता है, और पहले जो सामान्य तौर पर जो बात कही जा सकती है वो तो ये है कि आज का संसार ऐसा हो गया है, ऐसी भगदड़ है, ऐसी मारकाट है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं, ऐसे संशय चारों तरफ से घेरे हुए हैं कि आप क्या अपने आप में कुछ अकेले रह सकते हैं, अथवा आप किसी जगह को मतलब अपनी जगह बना सकते हैं। तो ये गुम होने की जगह, ये मतलब इस कहानी पर मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इसे कहाँ से पकड़ा। देखिए, इसके सूत्र भी हमको, देखिए, एक तो किसी भी रचना के बारे में रचनाकार या कोई भी व्याख्या जो करता है वो कई मामलों में सीमित हो जाती है।
क्योंकि उसकी पूरी प्रक्रिया को रिव्यू करना बहुत कठिन काम है। बावजूद इसके कि हम बात करते हैं। देखिए, मोरल वर्ल्ड माने एक आदर्श नैतिक संसार और उसका डिनायल, मोरल वर्ल्ड एंड इट्स डिनायल माने और उसका निषेध। हम उस मोरल वर्ल्ड को ज्यों का तो नहीं लेना चाहते। और दूसरी बात इसमें आती है कि डार्कनेस एंड डिज़ायर, यानी जब आप डार्कनेस में, किसी अंधेरे में, वो अंधेरा विचार का हो सकता है, वो अंधेरा हमारे समय का हो सकता है, समाज का हो सकता है, उसमें जब फंस जाते हैं तो आप डिजायर फॉर लाइट, एक प्रकाश की आपके अंदर इच्छा पैदा होती है। यानी जो होना चाहिए नहीं है, जब आप उसके बारे में बात करते हैं तो अब इसमें जो जिस कहानी का आपने जिक्र किया उसमें गुम होने की जगह, यानी वो अकेलेपन को खोजने की जगह नहीं है, एकांत को खोजने की जगह है, एक सृजनात्मक एकांत को, जहाँ वो दूसरे सांसारिक दबावों से अलग एक, जिस अवकाश की आप बात कर रहे थे, एक मनुष्य के अवकाश की तरह, एक मनुष्य के होने की तरह कुछ देर अकेला रह सके। अकेला रह सके माने मनुष्य के एकांत में रह सके। और ये आध्यात्मिक अवधारणा के तहत नहीं है, ये हमारी सांसारिक जरूरत की तरह है। यानी अगल बगल और भी हो तो भी हो। जैसे उसमें एक जिक्र आता है कि एक दिन मैं हेमंत कुमार की आवाज़ के पीछे छिप गया। यानी मैं घर में हूँ, हेमंत कुमार का गाना बज रहा है, वो पूरा घर मुझे खोज रहा है, मैं वहीं बैठा हूँ, मैं उन्हें इसलिए नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि आप हेमंत कुमार की आवाज़ के पीछे में या उसके पीछे में गुम हो गया हूँ, या उसमें गुम हो गया हूँ। तो ये जाहिर है कि बहुत सारी बातें हम इशारों में, संकेतों में कहते हैं, और उसको आप रियल टर्म्स में नहीं समझ सकते, उसको आप सपनों में समझ सकते हैं। देखिए, सपने जो हैं वो, और जिसको हम कहते हैं ना कि हमारी कुछ रहने की जगह हम खोजते हैं, जब वो हमको जीवन में नहीं मिलती हैं तो हम उनको अपनी इच्छाओं में खोजते हैं, सपनों में खोजते हैं, और अनिद्रा में भी खोजते हैं। जब सब सो रहे होते हैं और हम किसी अनिद्रा में रहते हैं तो अनिद्रा भी लेखक के लिए कई बार काम करने की जगह हो जाती है। निश्चित रूप से। आपने एक महत्वपूर्ण वाक्य उसमें लिखा है या कहा है, आपने कही है वो बात कि गुमना मनुष्य का अधिकार है। जी। यानी यदि वह अवकाश उसे नहीं मिलता, ये फिर अवकाश की तरफ हम लौटते हैं। तो ये सामाजिक समस्या भी है। ये सामाजिक समस्या है, राजनीतिक भी है। उसमें बहुत वर्णन है उसका, राजनीति का, कि हमारे से जगह कैसे छिनती जा रही हैं, हमसे हमारे जंगल छिन रहे हैं, बसबाड़ी छिन रही है, हमसे हमारी गलियां छिन रही हैं, हम गलियों में उस तरह नहीं घूम सकते, आप कभी भी संदेह के दायरे में आ जाएंगे, आपको स्टेडियम में बैठने की जगह ठीक से नहीं मिल रही है, आप जो पार्क हैं, जो ऐसी जगह हैं जो जनता के लिए खुली हैं, वो कहने को खुली हैं लेकिन अब वो खुली नहीं रह गई हैं। ये बहुत सारे जिक्र उसमें हैं। हाँ, बहुत सारे जिक्र हैं उसमें। मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मुझे ये लगी कि जब गुमने के लिए वाचक जाता है तो अचानक कुछ 6 लोग आ जाते हैं। ये एक ऐसा खौफ है जो हमें चारों तरफ घेरे रहता है। आज की जो राजनीतिक स्थिति है वो ऐसे बहुत ही गंभीर किस्म की स्थिति है। इसलिए आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, गुरिल्ला युद्ध। यानी जैसे पूरी स्थितियों के साथ घूमने के लिए आप गुरिल्ला युद्ध करते हैं। अपनी जगह, अपनी अकेले रहने की, अपने विचार करने की, अपने में खुद में रहने की जगह खोजना भी एक युद्ध की तरह हो गया है। थोड़ा सा ये मैं चाहूँगा कि आप इसे और एक्सप्लेन करें कि घूमने की जगह अंततः उसे पीपल के पेड़ के एक पत्ते में मिलती है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन। नहीं, कई बातें फिगरेटिव होती हैं, कई बातें हम किसी तरह की फैंटेसी में भी करते हैं, असंभव बात को कहने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो चीज़ें आपको संभव नहीं दिख रही हैं वहाँ भी कोई गुंजाइश दिखने लगे। कि आपके ऊपर एक पीपल का पत्ता गिरता है, उस शहर में एक वृक्ष का पत्ता आपको ढक लेता है किसी न किसी तरह से, चाहे वो जरा सी उसकी नोक से ढकता है। प्रकृति शरण देती, प्रकृति आपको शरण देती है। तो अब वो दोनों बातें हैं उसमें कि जब तक ये प्रकृति है तब भी कुछ चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हैं, तमाम सामाजिक और राजनीतिक मुश्किलों के बावजूद। वो प्रकृति भी नष्ट होने लगेगी तो वही है कि ऊपर आप कहाँ जाएंगे। और एक बात और है कि कोई सी भी कहानी, ये मैं इसको कहना चाहता हूँ कि कोई सी भी कहानी कभी भी पहली बार नहीं कही जाती।
क्योंकि आपके मन में तो वो है, वो घट चुकी है, आपके मन में आप कह चुके हैं उसको या कह रहे हैं धीरे धीरे। तो आप जब कह रहे हैं तो वो रिटेलिंग ऑफ ए टेल है, एक टेल जो घट। देखिए कहानी की परिभाषाओं में से एक कहा भी गया है, परिभाषा में उतना यकीन नहीं करता कि कहानी क्या है, जो घट चुकी है, जो घटने वाली है वो कहानी तो आप नहीं बता रहे हैं औसतन, उसकी संभावना बताते हैं आप। तो प्रत्येक कहानी जो ये कहता है कि मैं पहली बार कह रहा हूँ, उसमें भी थोड़ा सा एक सृजनात्मक झूठ छिपा हुआ है। तो क्योंकि समय कम है इसलिए मैं 2-3 रचनाओं के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा कि जैसे इसकी जो शीर्षक कहानी मज़ाक, जी, वो एक अद्भुत कहानी है। मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा, यानी आदमी इतना अकेला हो चुका है कि उसे जैसे कभी कभी तो खुद अपने पर विश्वास नहीं होता उसका। नहीं, इसमें यह भी है कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी भी ऐसी हो गई है कि वो खुद भी तरह तरह के अविश्वासों से और धोखों से घिरे हुए हैं। हाँ, ऐसे ही आपने बाजारवाद का एक ऐसा भीषण रूप अपनी कहानी में, स्फटिक में शायद पेश किया है, और एक और कहानी है। नहीं, स्फटिक में तो देखिए तानाशाही का कितना ख़राब रूप हो सकता है और जातीय नरसंहार का क्या भविष्य हो सकता है और क्या उससे हम समाज को किस तरह नष्ट कर सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा है। हाँ, पर बाज़ार का भी जिक्र आपकी उसमें बिल्कुल है ना, कई बहुत कहानियों में आता है, कई कहानियों में। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि आपकी कहानियाँ बहुत विचार संपन्न है, ये तो मैं अनुभव करता हूँ। एक चीज़ मैंने देखी आपकी कहानियों में कि आपकी भाषा, जी, आपकी भाषा मुझे दूसरी समकालीन कहानियों से भिन्न लगती है, और मैं नहीं समझता कि तत्सम शब्दों का इतना प्रयोग समकालीन कहानियों में होता है, क्योंकि कहानी ने अपनी एक बिल्कुल सरल सहज भाषा को अख्तियार किया है। तो ये क्या आप की सहज भाषा है या आपको लिखते समय ऐसा लगने लगता है? इसकी दो बातें, एक तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या वो तत्सम शब्द किसी संप्रेषण में बाधा पहुंचाते हैं क्या? ये मेरा आपसे सवाल है। नहीं पहुंचाते। अब अगला सवाल ये, पर आपके सवाल का उत्तर ये है कि जो कथ्य का वजन है वो हर लेखक अपनी तरह से उठाता है। निश्चित रूप, ये सही शब्द का इस्तेमाल किया आपने। हाँ, कथ्य का वजन उठाना पड़ता है, लेकिन सौंदर्य बोध के साथ। तो आपका सौंदर्य बोध उस भाषा में किस तरह से प्रकट हो सकता है, आप उसका चुनाव सहज रूप से करते चले जाते हैं। तो यही देखिए, इसके अलावा आपकी और बहुत सी कहानियाँ हैं जिन पे शायद फिर कभी चर्चा हो सके। बहुत सूक्ष्म विवरण आप करते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है आपकी कहानी का। वस्तुओं की ऐसी लिस्ट मुझे किसी और दूसरे रचनाकार में नहीं दिखलाई देती। कम से कम 3-4 कहानियों में एक लंबी लिस्ट आती है और वो बड़ी मनोरंजक भी है। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि जितने महत्वपूर्ण आप कवि हैं, उतने ही महत्वपूर्ण आप अपनी 2 संकलनों के माध्यम से हो चुके हैं, और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मेरे वरिष्ठ रचनाकार ने मुझसे बातचीत की, और यह प्रेम दुर्लभ है जो मुझे हासिल हुआ। चलिए।